नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2020 को लेकर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। निर्धारित तिथि 20 जनवरी तक जिसका भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी त्रुटि है या फिर पेंडिंग एप्लीकेशन लिस्ट में आपका नाम है तो 20 जनवरी तक आप सभी को सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 27 जनवरी को आ रही है। उसके बाद सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 29 जनवरी तक में आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद पता चलेगा किसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। तो आप में से बहुत सारे ये कमेंट करते हैं, एक तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगा, तो कितना मेरिट लिस्ट आएगा और कि कब जो है पता चलेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल रहा है। तो दोस्तों, यही सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और कंप्लीट इस वीडियो को देखिए जिससे कि आप सभी को स्पष्ट जानकारी मिल पाए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए koshistudy.com। नीचे आएंगे तो न्यू अपडेट में आप सभी को एक अपडेट मिलेगा, या नहीं तो यहाँ पर भी एक लिंक मिल जाएगा बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2020। किस तरह से एडमिशन काउंसलिंग होगा वो सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि देख सकते हैं बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस 2020, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि क्या क्या आप सभी को इस पोस्ट में मिलेगी। सबसे पहले तो बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी, उसके बाद शेड्यूल, उसके बाद प्रोसेस क्या क्या होगा, मतलब कि कितने स्टेप में काउंसलिंग होगा, वो सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। कितना किसके लिए आरक्षण है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर किसी भी जगह क्लिक करते हैं तो सीधे आप उस जगह पहुँच जाएंगे। तो आपको इनमें से जो भी आर्टिकल पढ़ना है आप उसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप सभी इतना जान लीजिए कि 27 जनवरी को आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आ रहा है। उसके बाद 29 जनवरी से सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आना शुरू हो जाएगा और आप सभी को एसएमएस या फिर मेल के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए स्टूडेंट को कितने चरणों से गुजरना पड़ेगा, यानी कि क्या क्या आप सभी को करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले तो आपका एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई हुआ। उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम चेक किए, कोई गलती है तो अभी आप उसे सुधार करेंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 2020 में अपना नाम चेक करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट से ये पता चलेगा कि आपका कितना रैंक है और कितना सीट है, आपको सिलेक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो सारी जानकारी आपको फाइनल लिस्ट से पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग लिस्ट में भी शामिल हैं, तो वो स्टूडेंट भी फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जब वो सुधार करेंगे। तो इसके बाद बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग में आप सभी को भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद द्वितीय सिलेक्शन मेरिट लिस्ट, तृतीय सिलेक्शन मेरिट लिस्ट भी आएगा अगर सीट खाली रहती है तो वही सारा जानकारी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, बहुत ही डिटेल में, साथ ही साथ सिंपल भाषा में यहाँ पर हम कोशिश किए हैं आप सभी को बताएं। तो जिसका भी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर कह दें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म में नाम होगा या फिर पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम होगा। पेंडिंग में है तो आपका सुधार हो जाएगा, लेकिन कैंसिल में है तो आपका सुधार नहीं हो पाएगा। से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये पूछते हैं कि मेरा पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो क्या दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। तो दोबारा पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है और ड्यू नंबर आपका गलत दिखा रहा है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे आएंगे तो फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट से संबंधित जानकारी यहाँ और काउंसलिंग से संबंधित जानकारी आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसे आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको काउंसलिंग स्थल पर लेकर जाना ही पड़ेगा केवल मिलान के लिए। और जितना भी आप सभी का डॉक्यूमेंट्स होगा उसका 2-2 फोटोकॉपी कर लेंगे और अलग अलग 2 फोल्डर में आप काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचेंगे। इसके बाद ये जो ऑनलाइन आवेदन किए थे तो आवेदन की डाउनलोड प्रति, साथ ही साथ आवेदन शुल्क की छाया प्रति आप सभी को लगेगी। मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों का लगेगा।
अब देखिए सीएलसी में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं, मेरे पास सीएलसी नहीं है, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं, तो भैया आपको वहाँ से नामांकन रद्द करवाना पड़ेगा। तो वहाँ से आप सभी को टीसी मिल जाएगी, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपके पास ओरिजिनल माइग्रेशन नहीं है तो माइग्रेशन भी आपको यूनिवर्सिटी दे देगा जहाँ से आप एडमिशन लिए हैं। तो सीएलसी के बदले आप सभी को नामांकन जब रद्द कीजिएगा तो टीसी मिल जाएगा और माइग्रेशन आप सभी को यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों रेगुलर कोर्स है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं बीए बीएससी जो है करें साथ ही साथ, तो आप इग्नू से कर सकते हैं। इग्नू से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और डीएलएड आप रेगुलर बिहार बोर्ड से कर सकते हैं। ऐसे में दोनों कोर्स आपका एक साथ हो जाएगा और कोई भी आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप उसका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, साथ ही साथ जाति आवासीय आय ब्लॉक से बनवाने के बाद आप उसे जो है अनुमंडल से ज़रूर वेरीफाई करवा लीजिए। अनुमंडल से वेरीफाई इसलिए करवाया जाता है क्योंकि जो ब्लॉक से बनता है वो ऑनलाइन ही प्रिंट होता है, तो आजकल उस पर देखेंगे कि सिग्नेचर मोहर नहीं रहता है, तो इसलिए बोला जाता है कि आप ब्लॉक के अलावे अनुमंडल से वेरीफाई करवा लीजिए। तो अनुमंडल से वेरीफाई करवाने के बाद वहाँ पर आप सभी को ओरिजिनल सिग्नेचर मोहर आ जाता है, तो वो ज़्यादा जो है कह सकते हैं आपके लिए वैल्यूबल होता है। शपथ पत्र, चिकित्सा पत्र, इन सब का भी जो है टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये सब हम आप सभी को बाद में भी बता देंगे, क्योंकि इसका फॉर्म आप सभी को कॉलेज की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, आप उसको भर करके जमा कर देंगे। साथ ही साथ चिकित्सा पत्र जो है आपको कॉलेज भी बनवा करके दे सकता है, तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेना नहीं है। आप में से बहुत सारे बोलते हैं कि ईबीसी में कितना सीट है, बीसी में कितना सीट है, तो दोस्तों यहाँ पर एससी को जो है 16% आरक्षण मिलता है, एसटी को मात्र 1%, बीसी को जो है यहाँ पर 12%, ईबीसी को जो है यहाँ पर 18% जो है आरक्षण मिलता है, ठीक ना, तो यहाँ पर 18% होगा। इसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी को यहाँ पर केवल 3% जो है आरक्षण मिलता है और ईडब्ल्यूएस को केवल 10% मिलता है, तो यहाँ पर 3%, यहाँ पर 18%। अगर 100 सीट है तो उसमें क्या हो जाएगा, 10% तो पहले उर्दू के लिए छँट जाएगा, 5% विकलांग के लिए छँट जाएगा, तो विकलांग को छांटने के बाद 15 सीट आपका बाहर निकल जाता है, तो 85 का आप सभी जो है ईबीसी के लिए 18% निकालेंगे, डब्ल्यूबीसी के लिए 3% निकालेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% निकालेंगे। यहाँ पर आप खुद से पता कर पाएंगे कि 100 सीट है तो उसमें से हमको कितना मिल रहा है, मतलब अदर कैटेगरी को कितना मिल रहा है, तो डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में सीट की संख्या कितनी है। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप देख लीजिए। अगर आपके कैटेगरी में मान लेते हैं कि 15 सीट आता है, तो आपके ऊपर कितना स्टूडेंट आपके कैटेगरी में है, तो आपका चांस वहाँ पर पता चल जाएगा कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर आपका जो है मान लेते 15 सीट है और 20 नंबर पे आपका नाम आता है, मतलब आपके ऊपर 20 स्टूडेंट हैं, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट केवल एक जगह आवेदन नहीं किए हैं, बहुत जगह आवेदन किए हैं, तो ऐसे में वो कहीं एक ही जगह एडमिशन लेगा। तो आप सभी को अगर 20 नंबर पर आपका नाम आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट में आपको चांस मिले, इसीलिए सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी जारी किया जाता है, जिससे कि जो स्टूडेंट एक जगह एडमिशन ले लिए हैं वो दोबारा जो है सेकेंड लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, तो इस तरह से आपको चांस मिल सकता है। साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी कि किसको कितना छूट मिलता है, और यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप भी इसे देख सकेंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल या फिर पटना डिस्ट्रिक्ट या फिर मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर हम कोशिश किए हैं मेंशन करें, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज फ़ी कितना लगेगा। देखिए कॉलेज फ़ी की यहाँ पर हम जो है स्पष्ट रूप से बताए हैं, 11,500 रुपया सालाना शुल्क आप सभी को लगेगा। उसमें हॉस्टल चार्ज आप सभी को अलग से लगेगा, बहुत जगह हॉस्टल व्यवस्था है, बहुत जगह हॉस्टल व्यवस्था नहीं भी है। तो यहाँ पर केवल कॉलेज फी 11,500 जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ जो भी SC ST के लिए है, देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए केवल और केवल 6,000 रुपया ली जाएगी, या फिर कह दे तो 7,000 भी किसी किसी कॉलेज में लिया जाता है, 7,500 भी लिया जाता है, और ये फी जो है किसी किसी जगह पर आप देखेंगे तो 10,000, 10,500, 11,000, 11,500 इसी तरह से रहता है, ज़्यादा का अंतर आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, यहाँ पर जो है आप सभी को एक स्क्रीनशॉट भी मिल रहा है, तो आप इसे भी पढ़ सकेंगे। शुल्क कैसे जमा करना है उसके संबंध में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है।
तो यहाँ पर अलग अलग जगह जो है आप सभी को थोड़ा जो है डिफरेंट देखने को मिलेगा शुल्क में। तो वो जो है कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपसे तभी लिया जाएगा जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा। जब आपका एडमिशन काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद ही आपसे कॉलेज रुपया लेगा। उसका भी नियम है, जब कॉलेज ये कंफर्म कर देगा कि आपका एडमिशन हो गया है उसके लिए क्या करेगा, वो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा। यहाँ पर देखेंगे संस्थान जो है अपनी वेबसाइट पर सिलेक्शन लिस्ट यानी कि औपबंधिक चयन सूची जारी करेगा जो नामांकन हो चुका है स्टूडेंट का। उसके बाद आप सभी को संस्थान के खाते में रुपया जमा करना है। अगर आप उससे पहले रुपया जमा करते हैं तो वो रुपया मान्य नहीं होगा। उसके संबंध में भी विस्तार से हम जानकारी दिए हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी इस आर्टिकल को कंप्लीट पढ़िए। दोबारा आप सभी को कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को वीडियो के साथ मिल ही रहा है जो भी जानकारी है, यहाँ पर आप सभी को टेक्स्ट के रूप में भी मिल रहा है। साथ ही साथ जो भी नया अपडेट आता है तो वो हम आप सभी को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से भी शेयर कर देते हैं। इस तरह से आप सभी सपोर्ट बनाए रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, साथ ही साथ आपके लिए हेल्पफुल भी रहता है। तो क्वालिटी कंटेंट आप सभी को यहीं पर मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम % स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।